हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत में मौर्योत्तर काल के एमसीक्यूज क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं मौर्योत्तर काल के एमसीक्यूज क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया, निम्न में से कौन था? प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, कौन था? साइरस, कैम्बिसीज, डेरियस प्रथम या सहार्स? तो प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था वह कौन था? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, डेरियस प्रथम। आइए इसका डेफिनेशन भी देखते हैं। डेरियस प्रथम या दारा प्रथम फारसी साम्राज्य के संस्थापक कुरोस के बाद हखमनी वंश का प्रसिद्ध शासक था। सर्वप्रथम डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपुताना के रेगिस्तान तक था। पर्सियोलिस एवं नक्शे रुस्तम के शिलालेख के अनुसार पंजाब भी उसके साम्राज्य में शामिल था। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? ऑप्शन ए है 178 ईसा पूर्व, बी 101 ईस्वी, सी है 58 ईसा पूर्व या डी है 78 ईस्वी। तो कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि को वर्ष 1960 में आयोजित पुरातत्व विभाग के द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति से 78 ईस्वी को स्वीकार किया गया। 78 ईस्वी से ही शक संवत का प्रारंभ माना गया है। कनिष्क ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की थी। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर या पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? ए है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या हर्षवर्धन। तो द्वितीय अशोक कहा जाता है ऑप्शन सी कनिष्क को। कनिष्क को ही द्वितीय अशोक कहा जाता है। कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क को कुशल प्रशासनिक व्यवस्था व नेतृत्व के कारण इतिहासकारों द्वारा द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। रोमन सम्राट की भांति कनिष्क ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की तथा शकों की भांति क्षत्रप व्यवस्था लागू की। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बुद्ध चरित तथा राज्यवैद चरक ने चरक संहिता की रचना की थी। कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान व हीनयान में विभाजित हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? पांचाओ, पानयांग, सी हुआंगटी या हो टी? तो किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पांचाओ ने। आइए इसका डेफिनेशन भी देखते हैं। चीनी स्रोतों के अनुसार 73 से 94 ईस्वी के मध्य चीन के प्रसिद्ध सेनापति पांचाओ से नाराज कनिष्क ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया, परंतु कनिष्क असफल रहा। चीनी इतिहासकारों के अनुसार युद्ध का कारण यह था कि कनिष्क ने एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? ऑप्शन ए कनिष्क, बी अशोक, सी है हर्ष या डी फाहियान। तो भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? तो ऑप्शन ए कनिष्क ने। कनिष्क ने ही भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग का शुरुआत करवाया था। महान सिल्क मार्ग को भारतीयों के लिए आरंभ कराने का श्रेय कुषाण वंश के शासक कनिष्क को जाता है। मध्य एशिया से गुजरने वाला यह व्यापारिक मार्ग चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था। चीन से होने वाले रेशम का समस्त व्यापार सिल्क मार्ग से होता था। प्रथम शताब्दी में भारत और रोम के मध्य रोमन साम्राज्य को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में किया गया है। इसका लेखक एक अज्ञात यूनानी व्यापारी या नाविक था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक विस्तृत थी? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश या उपर्युक्त में से कोई नहीं?
तो किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक विस्तृत थी? तो ऑप्शन सी, कुषाण वंश की। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक विस्तृत थी। इसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तूफान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी कला शैली भारतीय और यूनानी कला शैली का सम्मिश्रण है? ऑप्शन ए है शिखर, ऑप्शन बी है वेरा, ऑप्शन सी गांधार, ऑप्शन डी है नांगर। तो कौन सी कला शैली भारतीय और यूनानी कला शैली का सम्मिश्रण है? तो ऑप्शन सी गांधार शैली। गांधार शैली एक ऐसी शैली है जो भारतीय और यूनानी को ग्रीक कला भी कहा जाता है, दोनों का सम्मिश्रण है। आइए इसका डेफिनेशन भी देखते हैं। भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण गांधार शैली है। इसे यूनानी, बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण शासक थे। गांधार कला को महायान धर्म से प्रोत्साहन मिला। इस शैली में महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गईं। इनकी मूर्तियों में बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो के समान दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की राजधानी हम सभी जानते हैं कि पुरुषपुर थी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर, पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर पर विजय प्राप्त कर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। कनिष्क ने भारत में मगध तक अपना साम्राज्य विस्तार किया तथा यहीं से वह विद्वान अश्वघोष को पेशावर ले गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिलिंद पन्हू क्या है? मिलिंद पन्हू क्या है? बौद्ध स्थल है, बुद्ध का नाम है, कला का बौद्ध नाम है या बौद्ध ग्रंथ है? तो मिलिंद पन्हू क्या है? तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, बौद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पन्हू एक बौद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पन्हू अर्थात मिलिंद के प्रश्न एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना पाली भाषा में की गई है। इसका काल 100 ईसा पूर्व है। इसमें इंडो ग्रीक शासक मिलिंद प्रथम, मिनांडर प्रथम भी जिसे कहा जाता है, एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद को वर्णित किया गया है। मिनांडर एवं नागसेन के मध्य हुए इस संवाद में मिनांडर के शंका समाधान के पश्चात बौद्ध धर्म स्वीकारने की कथा का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। इस ग्रंथ का संस्कृत रूप नागसेन भिक्षु सूत्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन का जूनागढ़, अशोक के अभिलेख में, राजेंद्र प्रथम के अभिलेख में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया संस्कृत भाषा की काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है, जो गुजरात के गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ है। इसका उत्कीर्ण रुद्रदामन द्वारा कराया गया। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया, जो मौर्य काल में निर्मित की गई थी। इस समय सौराष्ट्र प्रांत का शासक सुविशाख था। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? रुद्रदामन, बिंबिसार, चंद्रगुप्त द्वितीय या गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो रुद्रदामन से है। आइए इसका डेफिनेशन भी देखते हैं। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध शक क्षत्रप रुद्रदामन से है। यह भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। इसने ही सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। इसी अभिलेख में रुद्रदामन द्वारा सातवाहन नरेश दक्षिणा पंचस्वामी गौतमीपुत्र सातकर्णी को 2 बार पराजित करने का साक्ष्य मिलता है। रुद्रदामन के शासन में उज्जैनी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की आरंभ की? सातवाहन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश या शक वंश? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश
के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ की थी? ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन शासकों ने किया। इन्होंने अधिकतर भूमिदान बौद्ध भिक्षुओं को दिया था। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र भृत्य तथा आंध्र जातीय भी कहा गया है। प्रतिष्ठान इस वंश की राजधानी थी। इसकी राजकीय भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी। शीशे के सिक्के प्रचलित करने वाला प्रथम वंश सातवाहन वंश ही था। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? मौर्यों ने, इंडो ग्रीक, गुप्तों ने या कुषाण ने? तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले थे इंडो ग्रीक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने लेख वाले सिक्के तथा सोने के सिक्के जारी किए। कुषाण शासक विमकटफिसस द्वितीय ने भी सोने के सिक्के जारी किए थे, जबकि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल की प्राप्त होती हैं। इंडो ग्रीक शासकों ने ही सर्वप्रथम सिक्कों पर छवि अंकन का प्रचलन किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? चोलमंडलम, कलिंग, कन्नौज या पुरुषपुर? तो राजा खारवेल जो थे वो किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो कलिंग के महानतम शासक थे। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। राजा खारवेल कलिंग के चेदी वंश के महानतम शासक थे। वर्तमान में कलिंग कहाँ है? तो ओडिशा में स्थित है। इनके विषय में अधिकांश जानकारी उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था। इस अभिलेख में कोई तिथि प्राप्त नहीं होती, जबकि खारवेल के विषय में जानकारी का यह एकमात्र स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, फुट आधारित क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए है तलार, बी है पट्टकोल, सी है सहसाधिपति और डी है बलाधीप। और दूसरे तरफ ये अधिकारियों के नाम हैं, तलार, पट्टकोल, सहसाधिपति और बलधीप। और इनके कार्य चुंगी का संरक्षक, चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी, रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। इन्हें सही जोड़ी में मिलाना है। तो तलार किसे कहा जाता था? तो तलार कहा जाता था जो रात्रि सुरक्षा कर्मी का अधिकारी होता था, उसे तलार कहा जाता था। पट्टकोल किसे कहा जाता था? तो पट्टकोल ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी होता था। सहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी होता था। और बलाधीप जो होता था वह चुंगी का संरक्षक होता था। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और जी का 1। आइए इसके कूट भी देख लेते हैं। तो ए का 3, सी का 4, बी का 4 और सी का 2 था और डी का 1। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तलार रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, पट्टकोल ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी, सहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी था और बलाधीप चुंगी का संरक्षक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? ताम्र, रजत, पोटीन या स्वर्ण? तो जो कार्दमक क्षत्रप थे उन्होंने किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे? तो ताम्र में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। कार्दमक राजवंश की स्थापना राजा चस्ताना ने की थी। कार्दमक क्षत्रपों ने तांबे की धातु में बहुत दुर्लभ सिक्के जारी किए। कार्दमक क्षत्रपों ने चांदी, तांबे और पोटीन में भी सिक्के जारी किए। कार्दमकों ने अपने पिता पूर्वजों के शीर्षकों के साथ किंवदंतियों के साथ जारीकर्ता के नाम के सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? सारनाथ लेख, बेशनगर लेख, अयोध्या लेख या हाथी गुम्फा लेख? तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी मिलती है तो अयोध्या लेख से। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अयोध्या में पुष्यमित्र का एक शिलालेख प्राप्त हुआ जिसमें उसे द्विरश्व मेधायजी कहा गया। इससे सूचित होता है कि पुष्यमित्र ने 2 बार
अश्वमेध यज्ञ किए थे। संभवतः पतंजलि मुनि इन यज्ञों में पुष्यमित्र के पुरोहित थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? पुष्यमित्र शुंग, मिनांडर, विमकटफिसेस या गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा विमकटफिसेस। विमकटफिसेस ने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। कुषाणों ने सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के और तांबे के सिक्के जारी किए, जो उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों तक प्रचलित थे। कुषाण शासक विमकटफिसेस ने सबसे पहले बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए थे। विमकटफिसेस के सिक्के पर एक बैल के पीछे खड़े शिव की आकृति अंकित की थी। कई भारतीय देवी देवताओं एवं फारसी एवं ग्रीक देवताओं को कुषाण सिक्कों पर भी दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 सही सुमेलित करना है। एक तरफ राजवंश दिया हुआ है और दूसरी तरफ सिक्कों की धातुएं। तो कुषाण वंश, माफी चाहती हूँ दोस्तों, क्वेश्चन में है सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, माफ कीजिएगा। एक तरफ राजवंश है और दूसरी तरफ है सिक्कों की धातुएं। तो कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र के सिक्के जारी किए थे, तो सही है। गुप्त वंश ने स्वर्ण एवं रजत के सिक्के जारी किए थे, यह भी सही है। सातवाहन वंश ने स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और कलचुरी वंश ने स्वर्ण, रजत और ताम्र के सिक्के जारी किए थे, यह भी सही है। सातवाहन वंश ने स्वर्ण के सिक्के जारी नहीं किए थे। सातवाहन वंश ने चांदी, तांबा, सीसा और कोटीन के सिक्के जारी किए थे। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो सुमेलित है यह गलत है। सातवाहन वंश का शासन क्षेत्र मुख्यतः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में था, अतः दक्कन, पश्चिमी भारत, विदर्भ, पश्चिमी और पूर्वी घाट आदि से सिक्के प्राप्त हुए हैं। सातवाहन साम्राज्य में चांदी, तांबा, सीसा और कोटीन के सिक्के थे। सातवाहन काल में व्यापार व्यवसाय में चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था, जिसे करशापड़ कहा जाता था। सिक्कों पर द्रविड़ भाषा और ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया था। इनके समय में आहत सिक्के भी प्रचलन में थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। गांधार कला, ये कुषाण से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन प्रथम, मिलिंद पन्हू, मिनांडर और तक्षशिला लेख प्रतीक। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। आइए इसके कूट को भी देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। गांधार कला कुषाण, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम, मिलिंद पन्हू मिनांडर और तक्षशिला लेख प्रतीक। गांधार कला शैली को यूनानी, बौद्ध, ग्रीको बुद्धिस्ट अथवा ग्रीको रोमन, यूनानी रोमन कला आदि अन्य नाम से भी जाना जाता है। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? 1:20, 1:25, 1:35 या 1:10। तो शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात था 1:35। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात 1:35 था। पश्चिमी क्षत्रपों के शक सिक्के संभवतः सबसे पुराने दिनांकित सिक्के हैं, जो कि 78 ईस्वी में शुरू हुए शक युग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? घंटासाला, बोधगया, नागार्जुनी कोंडा या अमरावती। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा अमरावती। अमरावती स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अमरावती स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। अमरावती स्तूप में प्रदक्षिणा पथ है, जो एक वेदिका के भीतर संलग्न है, जिसे बहुत अधिक कथात्मक मूर्तिकला के साथ चित्रित किया गया है।
अमरावती स्तूप की अनूठी विशेषताओं में से यह एक है कि घरेलू स्तूप संरचना सहित स्तूप मूर्तिकला स्लैब से ढकी हुई है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? ए वाकाटक, इक्ष्वाकु, शक या खारवेल। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। आइए इसका डेफिनेशन भी देखते हैं। पुराणों में इक्ष्वाकु वंश के शासकों को श्री पर्वतीय कहा गया है। भारत की पूर्वी कृष्णा नदी घाटी में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। उनकी राजधानी विजयपुरी में थी। इक्ष्वाकु को आंध्र इक्ष्वाकु या विजयपुरी के इक्ष्वाकु के रूप में जाना जाता है। इक्ष्वाकु राजाओं ने शैव धर्म का पालन किया और वैदिक संस्कारों को भी ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? यूनानी शक कुषाण, यूनानी कुषाण शक, शक यूनानी कुषाण या शक कुषाण यूनानी। तो हमारा सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, यूनानी शक फिर कुषाण। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही है? तो पहले यूनानी आए, फिर शक, फिर कुषाण। भारत में बाह्य आक्रमकों के कालों का सही कालानुक्रम निम्न प्रकार है। यूनानी आए थे 326 ईसा पूर्व में, सिकंदर महान आया था। शक प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में और कुषाण पहली शताब्दी ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25 है, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? वर्षों में अंतर पूछा गया है। ऑप्शन ए है 57 वर्ष, बी 78 वर्ष, सी 135 वर्ष या डी है 320 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? तो 135 वर्ष का अंतर है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व से हुआ था। कनिष्क के राजाभिषेक के वर्ष से शक संवत का प्रारंभ माना जाता है। इन दोनों संवतों का अंतर 135 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 26 है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? शिखर शैली, वेरा शैली, गांधार या नागर शैली। तो जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहा जाता है गांधार शैली। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। भारतीय और यूनानी आकृति के सम्मिश्रण से एक नवीन शैली होलेनिस्टिक कला का जन्म हुआ जिसे गांधार शैली कहते हैं। इस शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। इनका मुख्य विषय बौद्ध होने के कारण इसे इंडो ग्रीक यूनानी बौद्ध भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? स्ट्रैटो द्वितीय, स्ट्रैटो प्रथम, डेमेट्रियस या मिनांजर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा स्ट्रैटो द्वितीय ने। हिंद यवन शासक स्ट्रैटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इसका शासनकाल 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। तो चलिएगा दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अगर आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब किया कीजिए और अगर कोई गलती हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।